नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 31 दिसंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की चर्चा की जाएगी और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम आज के सत्र के जो प्रमुख विषय हैं उनकी चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहला आलेख होगा एनएफएचएस रिपोर्ट कार्ड में अच्छा शांत भविष्य। यहाँ पर इस रिपोर्ट के संबंध में प्रमुख रूप से जो सकारात्मक तथ्य हैं और क्या सुधार हो सकते हैं भविष्य के, वो चर्चा की गई है। दूसरा हमारा विषय है विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए और गैर सरकारी संगठन। तीसरा, प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा टाली। चौथा, चीन ने अरुणाचल में 15 जगहों के नाम जारी किए। मालदीव श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे चीन के मंत्री। चीन मालदीव और श्रीलंका में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस तरह के दौरे लगातार करता रहता है। अगला हमारा विषय होगा वंचित वर्ग की मदद के लिए नई योजना। यहाँ पर सरकार ने वंचित वर्गों के एक समूह के लिए एक नई योजना को प्रारंभ किया है। अंत में हम देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया अंतरिम एफटीए वार्ता जल्द समाप्त होगी और इसके आधार पर एक अंतरिम रूप से भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है वो हस्ताक्षर किया जा सकता है। इस चर्चा के आधार पर अंत में हम मुख्य परीक्षा के जो संबंधित प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की चर्चा करेंगे। आज के अपने हम पहले आलेख को देखते हैं। इन एनएफएचएस रिपोर्ट कार्ड द गुड द सोबर द फ्यूचर। यह समाचार पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और प्रमुख रूप से जीएस पेपर 2 से संबंधित है। यहाँ पर एनएफएचएस की रिपोर्ट के संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। एनएफएचएस की 5वीं रिपोर्ट है वो जारी की गई है और इसमें स्वास्थ्य और अन्य जो संबंधित विकास संकेतक हैं उनके संबंध में एक विस्तृत चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जो भी स्वास्थ्य और विकास के संबंध में संकेतक दिए गए हैं वो काफी उत्साहजनक हैं। प्रमुख रूप से अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वह स्थिरता की ओर जा रही है। परिवार नियोजन की जो सेवाएं हैं उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं और इसमें सुधार हुआ है। साथ साथ जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं उनका प्रदर्शन भी काफी बेहतर हुआ है। इस रिपोर्ट में लिंग आधारित जो हिंसा है उसको एक तरह से प्रमुख रूप से बताया गया है। साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जो उनको हानि पहुंचा रही हैं समाज में उनके विकास को लेकर, जैसे बाल विवाह की बात करें या लिंग के आधार पर जो पक्षतापूर्ण लिंग चयन के व्यवहार हैं उनको प्रमुख रूप से संबोधित किया गया है और यहाँ पर सुधार करने की जो आवश्यकता है उस पर भी रिपोर्ट में प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जो आंकड़े जारी हुए हैं उनमें जनसंख्या स्थिरता एक सबसे प्रमुख लक्ष्य है जो भारत ने प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.2 से घटकर 2 हो गई है। जब हम कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो ये प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की जो औसत संख्या है उसको दर्शाता है और इन आंकड़ों का घटना भारत में जनसंख्या स्थिरता को बताता है। भारत के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, अगर हम भारत की कुल आबादी का देखें तो ये लगभग 69.7% बनाते हैं। इन्होंने 2.1% की जो प्रतिस्थापन दर है उससे नीचे की प्रजनन दर हासिल कर ली है। जब प्रजनन दर को 2.1 माना जाता है तो ये प्रतिस्थापन स्तर कहलाती है। जब हम प्रतिस्थापन स्तर की बात करते हैं तो जनसंख्या जो भविष्य की है वो वर्तमान की जनसंख्या को बराबर रूप में एक तरह से प्रतिस्थापित करती है, यानी जनसंख्या वृद्धि या तेज वृद्धि की स्थिति नहीं होती है और जनसंख्या स्थिरता बनी रहती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो प्रजनन क्षमता में जो गिरावट आई है उसके प्रमुख कारण में परिवार नियोजन के जो अलग अलग साधन हैं उनके संबंध में जो जानकारी है उसका फैलना और लोगों तक उन सुविधाओं को आसानी से पहुंचाने की स्थितियां बनी हैं और लोगों ने उन सुविधाओं का उपयोग किया भी है। अगर हम आधुनिक परिवार नियोजन की विधियों की बात करें तो यहाँ पर 2015-16 में लगभग 47.8% हमारी जो आबादी है वो इसका उपयोग करती थी, लेकिन वर्तमान में जो सर्वेक्षण के आंकड़े हैं जो 2019 से 21 के समय को कवर करते हैं, यहाँ पर यह संख्या 56.5% तक बढ़ी है। दंपतियों के जो जोड़े हैं जिनके द्वारा अभी इस तरह के नियोजन के साधन का उपयोग नहीं किया जा रहा है वहां तक स्वास्थ्य प्रणाली की पहुंच बढ़ी है, यानी जिनके द्वारा इस तरह के नियोजन के साधन उपयोग किए जा रहे हैं और जो नहीं उपयोग कर रहे हैं वहां तक भी एक तरह से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी पहुंच बढ़ाई गई है। और ये आंकड़ा अगर हम देखें तो 2015-16 में 18% से बढ़ाकर 24% हुआ है 2019-21 में। जब हम कहते हैं गैर उपयोगकर्ता के पास स्वास्थ्य प्रणाली की पहुंच बढ़ी है,
इसका मतलब है भविष्य में वो परिवार नियोजन के जो भी उपाय हैं उनको अपनाने के लिए प्रयास कर सकता है। वर्तमान में जिनके द्वारा प्रमुख रूप से गर्भ निरोधक का उपयोग किया जा रहा है उनमें से लगभग 62% ऐसे हैं जो इसके संबंध में जो इसके दुष्प्रभाव है उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये दिखाता है कि परिवार नियोजन की जो सेवाएं हैं उनमें जो गुणवत्ता है वो मजबूत हुई है और गुणवत्ता के बढ़ने से परिवार नियोजन को लेकर इसकी जो स्वीकारोक्ति है वो भी भारत में बढ़ी है। जब हम परिवार नियोजन के बढ़ने की बात करते हैं और जनसंख्या के स्थिरता की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है और सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिला साक्षरता में जो महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है वो उसके लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। 41% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 10 या उससे अधिक वर्षों तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। अब यही आंकड़ा अगर हम 2015-16 में देखें तो मात्र 36% है। तो महिला साक्षरता का जो बढ़ता हुआ स्तर है वह प्रमुख रूप से परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरता के लिए एक उत्तरदायी कारक है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब भी लड़कियों को पढ़ाने की समय सीमा बढ़ती है, उनके द्वारा लंबे समय तक स्कूल में, कॉलेज में या विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि परिवार नियोजन की जो स्थिति है वो बढ़ती है। साथ साथ विवाह की जो स्थिति है उसमें भी एक तरह से समय सीमा का पालन होता है और बाल विवाह जैसी स्थितियां रुकती हैं। और अंतिम रूप में अगर लड़कियों को साक्षरता मिलती है तो वह प्रमुख रूप से रोजगार की स्थितियों को मजबूत करने के लिए प्रयास करती हैं। इस सर्वेक्षण में स्वास्थ्य वितरण की जो स्थितियां हैं उसमें भी काफी सुधार दिखाया जा रहा है। मातृ स्वास्थ्य के संबंध में जो सेवाएं सुधरी हैं उसमें अगर हम पहला भाग देखें यानी प्रसव पूर्व देखभाल, जिसमें हम पहली तिमाही की बात कर रहे हैं, यानी गर्भावस्था के जो पहले 3 महीने हैं जिसको पहला ट्राइमेस्टर भी कहा जाता है, यहाँ पर देखभाल का जो प्रतिशत है इसमें 11.4% की वृद्धि हुई है। यानी अगर हम 2015-16 से 2019 से 2021 के बीच के समय की बात करें और यह प्रतिशत अब बढ़कर 70% हो गया है। इसी के साथ साथ प्रसव पूर्व जो 4 प्रमुख रूप से देखभाल जांच कराने के लिए कहा जाता है उस आंकड़े में भी 7% की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 58.1% हो गया है। प्रसवोत्तर देखभाल की अगर हम बात करें यानी प्रसव के बाद जो देखभाल के लिए एक तरह से प्रमुख समय होता है जहां पर माताओं को देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर जाना होता है, वहां पर भी 15.6% की वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा बढ़कर 78% तक पहुंच गया है। जब हम बात करते हैं संस्थागत जन्म यानी किसी भी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे के जन्म की जो स्थितियां हैं वो मजबूत हुई हैं। अगर हम 2019 से 21 की बात करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 88.6% हो गया है, जबकि अगर हम 2015-16 की तुलना में देखें तो ये 9.8% की वृद्धि है। इसी के साथ साथ सरकारी स्तर पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वहां पर संस्थागत प्रसव में भी वृद्धि हुई है और ये आंकड़ा 52.1% से बढ़कर 61.9% हुआ है और ये दिखाता है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनमें गुणवत्ता में सुधार हुआ है क्योंकि यहाँ पर संस्थागत प्रसव की स्थितियां बढ़ी हैं। प्रमुख रूप से हमें काम करने की आवश्यकता अगर है तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी प्रसव एक तरह से संस्थागत रूप में नहीं हो पा रहा है बड़ी संख्या में। इस सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि भारत में 49 जिले ऐसे हैं जहां पर संस्थागत प्रसव की जो दर है वो 70% से कम है और इसमें से अगर हम 2/3 जिलों की बात करें लगभग 69% 5 राज्यों में उपस्थित है, यानी नागालैंड, बिहार, मेघालय, झारखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मात्र स्वास्थ्य सुविधाओं को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर संस्थागत प्रसव 70% से नीचे है। तो यहाँ पर सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्षेत्र विशिष्ट जो दृष्टिकोण है वो सुधार में अपनाना पड़ेगा। यानी अगर देश के किसी भाग में सुधार ज्यादा आवश्यक है तो वहां पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के माध्यम से अगर हम किशोरावस्था में गर्भावस्था की बात करें तो यहाँ पर केवल 1% की गिरावट आई है। सर्वेक्षण में 15 से 19 आयु वर्ष में जो भी युवतियां गर्भवती थी उनमें अगर हम सर्वेक्षण में देखें तो यह आंकड़ा 7.9% है। किशोर अवस्था में गर्भावस्था की स्थिति अगर अभी भी बहुत तेजी से नहीं घट रही है तो इसके बड़े कारण ये हैं कि अगर हम स्कूल की बात करें या स्कूल से बाहर किशोरों को प्रमुख रूप से जीवन कौशल की शिक्षा के रूप में एक प्रमुख घटक के रूप में यौन शिक्षा में हमें प्रमुख रूप से निवेश करने की आवश्यकता है। यानी यौन शिक्षा संबंधी जो जानकारी है वो किशोरों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है स्कूल स्तर पर और उसके बाहर भी। इसी के साथ साथ किशोरों के लिए गुणवत्तापूर्ण यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा। अगर हम ये कर पाते हैं तो किशोर अवस्था में जो गर्भावस्था की स्थिति है उसमें तेजी से गिरावट आएगी।
इस सर्वेक्षण के माध्यम से ये भी कहा गया है कि जनसंख्या का एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो प्रमुख रूप से यौन और प्रजनन संबंधी जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनके आधार पर जो समस्याएं उनमें उत्पन्न होती हैं उनकी जांच कराते हैं। जैसे अगर हम आंकड़ा देखें, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर जिसे हम सर्विकल कैंसर भी कहते हैं, इसके स्क्रीनिंग के संबंध में आंकड़े केवल 1.9% हैं। और अगर हम स्तन कैंसर के लिए परीक्षण करने की बात करें तो यहाँ पर आंकड़े केवल 0.9% हैं। तो सर्वेक्षण ये कह रहा है कि इस तरह के जो आंकड़े हैं वो एक तरह से बढ़ने चाहिए, यानी इस प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता और स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की जो स्थितियां हैं वो मजबूत बननी चाहिए। इसके लिए प्रमुख रूप से जब हम प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे तो इस प्रकार की बीमारियों की जांच संबंधी जो सूचना है वो भी प्रमुख रूप से हमें विस्तारित करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के माध्यम से भेदभावपूर्ण जो भी सामाजिक प्रथाएं हैं उनके संबंध में भी आंकड़े दिए गए हैं। भेदभाव की जो स्थितियां हैं उनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है और समानता की स्थिति बनने की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम मासिक धर्म के समय स्वच्छता उत्पादों को उपयोग करने की बात करें तो उन महिलाओं की जो संख्या है, अगर हम 15 से 24 आयु वर्ष को ले लेते हैं तो यह अनुपात 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में लगभग 20% बढ़ा है। वर्तमान में यह 77.3% है। जिन महिलाओं के पास बैंक खाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसी समय अवधि में यानी 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में यह 25.6% बढ़ा है और बढ़कर 78.6% हो गया है। लगभग 54% महिलाएं हैं जिनके पास अपना मोबाइल फोन है और 3 में से लगभग 1 महिलाएं हैं जो इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं। अगर हम 10 साल से अधिक स्कूली शिक्षा की बात करें तो महिलाओं में एक तरह से इस तरह का जो अनुपात है वो बढ़ा है, यानी स्कूली शिक्षा की स्थिति महिलाओं में बढ़ी है और इससे महिलाओं के सशक्तिकरण की जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए एक आधार बना हुआ है। महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमें बाल विवाह और लिंग आधारित जो भी गर्भावस्था के समय लिंग चयन किए जाते हैं उन प्रथाओं को हमें रोकना पड़ेगा और अनिवार्य रूप से इन प्रथाओं को रोककर हम महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर सकते हैं। बाल विवाह के प्रचलन की अगर हम बात करें तो 2015-16 में यह आंकड़ा 26.8% है और यहाँ पर बहुत मामूली सी कमी हुई है अगर हम 2019 से 21 के बीच में देखें और यह घटकर 23.3% हुआ है। यानी बाल विवाह को लेकर स्थितियां अभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ भी मामूली सा सुधार हुआ है और यह 919 से बढ़कर 929 हुआ है और 3 में से 1 महिला को अपने जीवन साथी से हिंसा का अभी भी सामना करना पड़ता है। यानी जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो ये स्थितियां अभी भी वर्तमान में बनी हुई हैं और इसमें और ज्यादा सुधार करके इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रमुख रूप से जो असमान शक्ति संबंध है पुरुष और महिलाओं को लेकर, संरचनात्मक जो असमानताएं हैं उसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है और अन्य रूप में जो भेदभावपूर्ण मानदंड है और खास तौर पे लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार को लेकर जो स्थितियां हैं पुरुष और महिलाओं में जो वो अंतर करते हैं उसको एक तरह से दूर करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो समाज में महिलाओं का जो स्थान है उसको एक तरह से प्रदान करने में हम सफल रहेंगे। लिंग को आधार बनाकर जो विभेद किया जाता है उससे आर्थिक रूप से भी महिलाओं को नुकसान होता है। देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम महिलाओं की भागीदारी को देखें जहां पर उनको भुगतान किया जाता है कार्य के बदले तो यह आंकड़ा 25.6% है और इसमें केवल 0.8% की वृद्धि हुई है। तो इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकताएं हैं। महिलाओं पर अभी भी अगर हम देखें तो अवैतनिक रूप से यानी बिना किसी वेतन के घरेलू और देखभाल की जो स्थितियां हैं घरों में, वहां पर उन पर बोझ बढ़ा हुआ है। तो अगर हम लाभकारी रोजगार तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक तरह से ये जो स्थितियां हैं महिलाओं की वहां पर कुछ एक तरह से परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे वो रोजगार के लिए अपने आप को सबल मानकर आगे आ सकें। जब हम लिंग समान मूल्यों की बात करते हैं कि लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेद न किया जाए तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम पुरुषों या लड़कों की बात करें तो उनको इस तरह के जो विचार हैं वो उनके प्रारंभिक जो समय होते हैं उनमें देने होंगे। यानी जब वो विद्यालय स्तर पर या शिक्षा के स्तर पर हैं तो वहां पर उनको इस प्रकार की जानकारी के माध्यम से लिंग समानता की जो स्थितियां हैं वो बतानी होंगी। तभी हम देश की अर्थव्यवस्था में और देश के समाज में लिंग समानता की स्थिति को ला सकते हैं। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं और यह प्रमुख रूप से एनजीओ पर एक तरह से जो प्रतिबंध की स्थितियां दिख रही हैं, खास तौर से उनके लिए जिनके द्वारा विदेशों से अंशदान प्राप्त किया जा रहा है। और यहाँ पर 2 आलेख हैं जिनको सम्मिलित रूप में हम
चर्चा कर रहे हैं। भारत में किसी भी प्रकार का विदेशी अंशदान जो प्राप्त करती हैं संस्थाएं, वे विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के अंतर्गत प्रमुख रूप से आती हैं। आप ध्यान रखें, यह कानून 1976 में सबसे पहले अधिनियमित किया गया और 2010 में इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से विदेशी दान को लेकर जो स्थितियां, उसमें नए उपाय अपनाए गए। जब हम FCRA की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशों से चंदा प्राप्त करना चाहते हैं। FCRA के तहत आने वाले जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, उनके लिए आवश्यक है कि उन्हें किसी राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक में खाता खोलना होता है, लेकिन शर्त यह है कि इस बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी CBS सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी सुविधा होती है तो सुरक्षा एजेंसियां इन खातों के संबंध में प्रमुख रूप से जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक आवश्यक शर्त है किसी भी NGO के लिए जो FCRA के अंतर्गत आता है। जब भी FCA कानून के अंतर्गत किसी भी संगठन का पंजीकरण निलंबित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह संगठन कोई नया दान प्राप्त नहीं कर सकता है और बिना पूर्व अनुमति के उसके बैंक खाते में जो भी धन है उसका 25% से अधिक वह उपयोग नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध एक तरह से उस पर लग जाता है। कोई भी NGO जो विदेशी एक तरह से चंदा प्राप्त करना चाहता है उसे FCRA के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रारंभ में यह पंजीकरण 5 साल के लिए वैध होता है और जिसे बाद में अगर आप सभी मानदंड का अनुपालन सही से करते हैं तो इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। कोई भी संगठन जो सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है वह पंजीकृत होकर विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है। ये संगठन जो FCRA के अंतर्गत आते हैं, इन्हें अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है, जैसा किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है। 2015 में गृह मंत्रालय ने कुछ नए नियम अधिसूचित किए जिनके माध्यम से NGO को उन नियमों को पालन करना आवश्यक है जो FCRA कानून के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कोई भी NGO जो विदेशों से धन प्राप्त करता है उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विदेशों से धन प्राप्त करने पर वह देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। साथ साथ किसी भी विदेशी राज्य के साथ भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उन पर भी प्रभाव पड़ने की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। और अंतिम रूप से भारत में किसी भी तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को अगर बिगाड़ने की कोशिश होती है तो इस प्रकार का जो अंशदान है उसको रोका जा सकता है। FCRA कानून के अंतर्गत जो भी प्रमुख रूप से संगठन है, गृह मंत्रालय उनके खातों का निरीक्षण कर सकता है और किसी भी संगठन या कोई भी एसोसिएशन ऐसा है जिसके कामकाज के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट गृह मंत्रालय को मिलता है तो वह FCRA का जो पंजीकरण है उसको प्रारंभिक 180 दिनों के लिए निलंबित कर सकता है। FCRA कानून के अंतर्गत अगर हम बात करें कि कौन से संगठन है या कौन विदेशी चंदा नहीं ले सकता है, तो आप ध्यान रखें विधायिका के सदस्य, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, मीडिया कर्मी किसी भी विदेशी योगदान को प्राप्त करने से इनको प्रतिबंधित किया गया है। 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से गृह मंत्रालय ने FCRA कानून में एक संशोधन किया और यह कहा गया कि जो राजनीतिक दल हैं वो किसी विदेशी कंपनी से या विदेशी कंपनी की जो भारतीय सहायक कंपनी है उससे किसी भी तरह का धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस कंपनी में किसी भारतीय का कम से कम 50% या उससे अधिक का शेयर होना चाहिए। विदेशी योगदान प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका यह है पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करना। किसी विशिष्ट गतिविधि परियोजना को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रकार का जो दान है या कोई विशिष्ट राशि है वो प्राप्त की जा सकती है। आप ध्यान रखें कोई भी संगठन अगर विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति के नियम का सहारा लेता है तो ऐसे संगठन को भारत में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 इस तरह के जो कानून है उनमें पंजीकृत होना आवश्यक है। यानी अगर इन कानूनों में से किसी में भी आप पंजीकरण नहीं है तो पूर्व अनुमति के अनुसार आप विदेशी योगदान लेने की जो स्थितियां हैं उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ साथ विदेशी योगदान के लिए जब आप पूर्व अनुमति की प्रक्रिया में जाते हैं तो कितनी राशि आप लेने वाले हैं और क्या उद्देश्य है ये बताने के लिए आपको एक तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और जो भी विदेशी दाता है वो इस जानकारी को एक तरह से उपलब्ध कराएगा। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें मिशनरीज ऑफ चैरिटीज जो प्रमुख रूप से मदर टेरेसा के लिए जाना जाता था, उनके द्वारा संचालित प्रमुख रूप से यह एक संगठन था। तो इस संगठन का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत जहां पर 2020 में संशोधन भी किया गया है, एक लाइसेंस का जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है उससे वंचित किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि नवीनीकरण की मांग करने वाले जो 22,000 से अधिक NGO हैं
उनमें लगभग 80% ऐसे हैं जिनकी जांच अभी बाकी है। यहाँ पर हम ध्यान रखें, सरकार के द्वारा जांच करने के लिए अगर समय सीमा नहीं बढ़ती है और ये साल समाप्त होने पर अगर उनको एक तरह से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो उनको फंड मिल रहा है वो क्षमता एक तरह से वो खो देंगे और उनको इस तरह का विदेशी अंशदान नहीं प्राप्त हो सकेगा। यहाँ पर हम ध्यान रखें, वर्तमान में गृह मंत्रालय का ये कहना है कि जो भी एनजीओ हैं उन्हें प्रमुख रूप से यह भी सिद्ध करना होगा कि धन का स्रोत और धन का जो उनका उपयोग है वो उचित है, और साथ साथ यह बताना होगा कि इसका भारत के किसी सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, और किसी भी तरह के एनजीओ के द्वारा जो धन का उपयोग किया जा रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के खिलाफ है या नहीं है, इसका निर्णय प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यह गृह मंत्रालय पर एक तरह से इसका उत्तरदायित्व दिया गया है। इस शर्त को बहुत स्पष्ट नहीं माना गया है, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित की बात करते हैं तो हम इसको सही से अभी परिभाषित नहीं कर पाए हैं इस कानून के माध्यम से। यानी गृह मंत्रालय अंतिम रूप में निर्णय ले पाएगा कि अगर किसी एनजीओ के द्वारा जो धन प्राप्त किया गया है वो राष्ट्रीय हित में है या नहीं है। इस आधार पर उसका एक तरह से जो भी एफसीआरए में कानून में वो रजिस्ट्रेशन है उसको निलंबित करने की प्रक्रिया हो सकती है। पिछले कुछ समय से जिन एनजीओ पर प्रमुख रूप से एक तरह से कार्रवाई हुई है, माना जा रहा है कि वे उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जिनको संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है, जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, बाल श्रम और मानव दासता, स्वास्थ्य और धार्मिक गैर सरकारी संगठन। अगर हम 2014 के बाद के आंकड़े देखें तो लगभग 20,000 एनजीओ हैं जिन्होंने विदेशी वित्त पोषण के लाइसेंस खोए हैं। इसमें कुछ प्रमुख नाम भी हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, पीपल्स वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, कंपैशन इंटरनेशनल और गेट्स फाउंडेशन के द्वारा समर्थन प्राप्त एनजीओ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। सरकार को प्रमुख रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी किसी एनजीओ को इस तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है एफसीआरए के अंतर्गत, तो यह व्यवस्था पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि सरकार यह कहती है कि जिन एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो विदेशी सहायता का उपयोग भारत के हितों के खिलाफ कर रहे हैं। यहां पर आप ध्यान रखें कि विदेशी हाथ की एक स्थिति बताई जाती है कि विदेशी मदद के माध्यम से भारत में अस्थिरता लाई जा रही है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो जो राजनीतिक दल हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनाव बॉन्ड के माध्यम से विदेशों से धन एक तरह से प्राप्त कर रहे हैं। तो एफसीआरए कानून के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उनको समान रूप से एक तरह से लाना पड़ेगा और किसी भी तरह के भेदभाव की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। जो एनजीओ भारत में प्रमुख रूप से काम करते रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में जो एक तरह से वंचित वर्ग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रमुख रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। कोविड-19 के समय अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि एनजीओ पर जो प्रतिबंध लगे इस कारण से जो उनका योगदान भारत में हो सकता था महामारी के समय उसमें लगभग 30% की गिरावट आई। आप ध्यान रखें, भारत में कुछ ऐसे वंचित वर्ग हैं जो बहुत गरीब हैं और ऐसे क्षेत्रों में एक तरह से रहते हैं जो बहुत दूर दराज के हैं, जहां पर सरकारी सहायता प्रमुख रूप से नहीं पहुंच पाती है और यहां पर इन एनजीओ के द्वारा प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। इसीलिए एनजीओ के ऊपर जो भी एफसीआरए कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है वो कानूनी दायरे में रहे। एफसीआरए कानून के माध्यम से जो भी एनजीओ को प्रतिबंधित किया जा रहा है वहां पर पारदर्शिता का पूर्ण रूप से पालन किया जाए, जिससे भारत में एनजीओ सही रूप में काम कर सकें और अलग अलग जो योजनाएं हैं वहां पर एक तरह से जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए लाभ की स्थितियों को सुनिश्चित कर सकें। हम अपने अगले विषय को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर पुट्स ऑफ यूएई विजिट। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूएई की जो संभावित यात्रा है उसको रद्द किया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो विस्तार है उसके कारण प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि इस तरह का जो दौरा है वो वर्तमान में बहुत तर्कसंगत नहीं है। ध्यान रखें, यह अंतिम रूप में रद्द नहीं है, आगे की संभावित समय पर जब भी स्थितियां सामान्य होंगी यह दौरा संचालित होगा। आप ध्यान रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई से व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, इसको मार्च 2022 तक प्रमुख रूप से हस्ताक्षर करने की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं कि ये समझौता पूर्ण रूप से तैयार हो और आगे इसमें काम हो पाए। यहां पर ध्यान रखें, इस समझौते के माध्यम से भारतीय श्रमिक और प्रवासियों को प्रमुख रूप से सुविधाएं मिलेंगी और निवेश को संरक्षण की स्थितियां मजबूत की जाएंगी। प्रमुख समझौते के पहले भारत यूएई के साथ शुरुआती फसल समझौता यानी अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ये हस्ताक्षर करना चाहता है। इस समझौते का उद्देश्य रहता है कि बड़े समझौते के पहले भारत और यूएई किस रूप में काम करेंगे वो छोटे स्तर पर काम शुरू करते हैं। जैसे अगर हम शुरुआती फसल समझौते की बात करें जो इसी दिसंबर के अंत में हस्ताक्षर होने की स्थितियां बन रही थी, वहां पर भारत और यूएई प्रमुख रूप से केवल वस्तुओं के संबंध में जो लेन देन है वो व्यापारिक गतिविधियों में करेगा,
निवेश और सेवा क्षेत्र को अभी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, वह बड़े समझौते में ही आगे चलकर हस्ताक्षर किया जाएगा। आप ध्यान रखें, अगर हम पश्चिम एशिया के क्षेत्र में देखें तो भारत का यूएई के साथ अगर मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर होता है तो यह इस क्षेत्र में भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता होगा। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच में इस तरह के समझौते के लिए बैठकें चल रही थी, लेकिन 2008 में यह बैठकें रद्द हो गई और समझौता नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं पश्चिम एशिया में प्रमुख रूप से यह भारत की एक बड़ी आर्थिक पहल होगी। भारत यूएई के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपीय संघ, कनाडा और इजराइल के साथ भी इस तरह के व्यापारिक समझौतों पर बातचीत कर रहा है। भारत और यूएई के संबंधों के आधार पर द्विपक्षीय जो हवाई समझौता है वो भी किया जा रहा है, जिससे माना जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं प्रमुख रूप से विमानन क्षेत्र में वो मजबूत होंगी। 1 जनवरी 2022 से यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने वाला है। तो किस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और यूएई सहयोग करेंगे, इस पर भी प्रमुख रूप से चर्चा होने की संभावनाएं हैं भविष्य में। और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो इस बैठक में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा करते तो यह एक तरह से बैठक की जाती कि किस तरह से भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए और इजराइल इनके द्वारा चतुर्भुज आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ये चारों देश मिलकर पश्चिम एशिया के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। हम अपने अगले विषय को देखते हैं। चाइना इश्यूज नेम्स फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल। यहाँ पर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में 15 अलग अलग क्षेत्रों को चीन के द्वारा अपनी तरफ से नाम दिए गए हैं। चीन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो अपने अनुकूल करने का एक प्रयास होता है। आप ध्यान रखें, भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग मानता है और इस संबंध में चीन की तरफ से कोई भी जो विवाद होता है उसको भारत स्वीकार नहीं करता है। चीन के द्वारा अगर ये स्थितियां शुरू हुई हैं तो इसका बड़ा कारण माना जा रहा है एक कानून जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो रहा है। इस कानून के माध्यम से चीनी नागरिक और चीन की जो सैन्य एजेंसियां हैं उनको कहा गया है कि जो चीनी क्षेत्र हैं उनकी रक्षा की जाए। इसी के साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं और विवादित हैं जिस पर चीन अपना नियंत्रण मानता है, उन क्षेत्रों पर भी एक तरह से चीन अपने नियंत्रण को मजबूत करेगा। इस कानून के लागू होने के बाद माना जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विवाद की स्थितियां बढ़ेंगी और चीन का यह कदम इसी दिशा में है। आप ध्यान रखें, कोविड-19 में जिस तरह से चीन को वैश्विक स्तर पर एक शर्मिंदगी हुई थी, क्योंकि कोविड-19 को प्रारंभ करने के लिए उसको काफी हद तक उत्तरदायी माना गया। और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें या दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव की बात करें, वैश्विक स्तर पर चीन का विरोध बढ़ा है। अपनी घरेलू समस्याएं और अन्य रूप में चीन जो दबाव में है उसको हटाने के लिए भारत के साथ अपने विवाद को वो समय समय पर बढ़ाता रहता है, जैसा 2020 में उसने लद्दाख सीमा पर और उसके पहले डोकलाम विवाद में भी एक तरह से किया था। हम अपने अगले विषय को देखते हैं। चाइना मिनिस्टर टू विजिट मालदीव्स एंड श्रीलंका। चीन के मंत्री के द्वारा मालदीव और श्रीलंका का दौरा किया जा रहा है। प्रमुख रूप से श्रीलंका और मालदीव अगर हम देखें तो हिंद महासागर में द्वीपीय देश के रूप में मजबूत स्थिति रखते हैं। भारत के साथ भी इनके संबंध मजबूत हैं। भारत के प्रभाव को हिंद महासागर में कम करने की प्रक्रिया में चीन इन दोनों द्वीपीय देशों के साथ संबंध को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी फरवरी 2021 में अगर हम उत्तरी श्रीलंका की बात करें, जाफना क्षेत्र में 3 द्वीपों पर ऊर्जा परियोजना में जो चीन को एक तरह से मंजूरी दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय बोली के बाद, उसको श्रीलंका ने रद्द कर दिया, क्योंकि जाफना के ये जो द्वीप हैं वो भारत के तमिलनाडु राज्य के बहुत करीब हैं। इसके बाद माना गया चीन और श्रीलंका के जो संबंध है उनमें कुछ तनाव आया। इसी के साथ साथ प्रमुख रूप से चीनी राजदूत के द्वारा जाफना क्षेत्र का जो दौरा किया गया, इसका तमिल नेताओं ने विरोध किया और माना कि एक तरह से चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अंतिम रूप में अगर हम देखें, कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल के माध्यम से कोलंबो के पास में कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को चीन विकसित कर रहा है और श्रीलंका के जो विरोधी दल हैं वो इसका एक तरह से विरोध करते हैं। उनका मानना है कि यह परियोजना श्रीलंका में एक चीनी एनक्लेव बना देगा, क्योंकि यह क्षेत्र स्वायत्त रूप में चीन को दिया गया है जहां पर चीन अपने कार्य कर सकता है। अंतिम विवाद अगर हम देखें तो श्रीलंका के द्वारा अपने यहां पूर्णतः जैविक खेती को स्वीकार किया गया है और इसके लिए उन्होंने चीन से जैविक खाद को आयात किया था, लेकिन संदूषण यानी कंटेमिनेटेड होने के कारण श्रीलंका के द्वारा ये जो शिपमेंट है ये रद्द कर दिया गया। तो ये भी श्रीलंका और चीन के जो संबंध है उनमें तनाव को बढ़ा रहा है। इन तनाव की स्थितियों को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से यह दौरा माना जा रहा है। अगर हम मालदीव की बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह की जो सरकार है उसके भारत के साथ संबंध काफी करीबी हैं।
वर्तमान में मालदीव की जो विरोधी पार्टियां हैं उनके द्वारा एक तरह से इसका विरोध किया जाता है कि वर्तमान जो मालदीव की सरकार है वो भारत से संबंधों को ज्यादा बढ़ावा देती है। इसी कड़ी में चीन के मंत्री के इस दौरे के माध्यम से मालदीव और चीन के जो संबंध हैं उनको पुनः तेजी से बढ़ाने का एक प्रयास किया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई है, यानी एक प्रमुख योजना जिसके अंतर्गत अन्य छोटी योजनाएं होंगी। इस योजना का नाम आप ध्यान रखें, स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस योजना के माध्यम से प्रमुख रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भीख मांगने वाले जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए 2 उप योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक रूप में उनको एक कवर देने या आर्थिक रूप में उनकी मजबूती करने के लिए इस योजना का प्रमुख रूप से उद्देश्य है। इसी के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान, जिसे 2020 में प्रारंभ किया गया था, मंत्रालय के द्वारा अंतिम रूप से घोषणा की गई है कि 100 ऐसे जिले जिनको नशीली दवाओं के लिए संवेदनशील जिले कहा जाएगा, इसके संबंध में घोषणा की जाएगी। यानी नशा मुक्ति अभियान के क्षेत्र में जो विकास है वो तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी भारत में नशा मुक्ति की जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से यह एक पहल है कि कुछ जिलों में नशीली दवाओं की संवेदनशीलता की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाए, जिससे वहां पर नशीली दवाओं का जो प्रभाव है वो पूर्णतः समाप्त करके नशा मुक्त स्थिति को स्थापित किया जाए। आज के अपने अंतिम विषय को हम देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंटरिम एफटीए टॉक्स टू क्लोज सून। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता है इसके लिए बातचीत है वो जल्द समाप्त हो सकती है। अंतिम रूप में जो समझौता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसे CECA नाम दिया जाएगा, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। यहाँ पर प्रमुख रूप से देखें तो वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क सुविधा, कानूनी और संस्थागत मुद्दे, ये सभी शामिल किए जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर रणनीतिक आर्थिक समझौता होता है तो माना जा रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में वस्तुओं के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग $100 अरब तक बढ़ेगा। और सेवा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो व्यापार लगभग $15 अरब बढ़ने की उम्मीद है। आज की अपनी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखते हैं। पहला, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम दान को कैसे नियंत्रित करता है? गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी चंदे से संबंधित मुद्दों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। 250 शब्दों में 15 अंक। भूमिका, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के संबंध में वर्तमान विवाद की जो चर्चा है वो आप करेंगे। मुख्य भाग में आप बताएंगे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधान जो संशोधन किए गए थे वो आप बताएंगे। साथ साथ विवादित प्रावधान कौन कौन से हैं और आवश्यक सुधार की स्थितियां क्या हो सकती हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे यह केवल परोपकारी प्रयासों से सबसे गरीब और सबसे कमजोर प्राप्तकर्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को जहां सरकार सहायता प्रदान करने में विफल रहती है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के हाल में जारी 5वें संस्करण में उत्साहजनक खबरें हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को संबोधित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। भूमिका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 की चर्चा करें। मुख्य भाग में आप बताएंगे प्रमुख सकारात्मक तथ्य क्या हैं, उनकी चर्चा करें जहां पर भारत ने सुधार किया है। भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्षेत्र क्या क्या हैं उनको आप बताएं। अंत में आप बताएंगे ऐसे कौन से सुधार हैं जो आवश्यक हैं जिससे भेदभावपूर्ण जो स्थिति है वो समाप्त की जा सके। निष्कर्ष में आप बताएंगे लिंग भेद से संबंधित समस्याओं का समाधान भविष्य का लक्ष्य होना चाहिए। यह हमारा 31 दिसंबर 2021 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी अभ्यर्थियों को बायजूस IAS हिंदी की टीम की तरफ से आगामी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।